हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। सीए फाइनल एमटीपी 1 सीरीज 1 बेसिकली आ गई है फॉर सितंबर 2025 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसी की चर्चा करने आज हम आए हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना एमटीपी। तो पहले आपका एमसीक्यू वाला पार्ट आता है। मैं कहता है एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है हेल्थ केयर प्रोडक्ट और फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स। 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी एंड सी जो मैन्युफैक्चर होते हैं। प्रोडक्ट ए को क्लासिफाई किया गया है एज हेल्थ केयर, बी और सी को क्लासिफाई किया गया है फूड एंड ग्रोसरी। प्रोडक्ट बी और सी सिमिलर प्रोडक्ट है। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है साहब फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड फॉर सेलिंग एक्टिविटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देयर आर 2 लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी। मैनेजर एक्स मैनेज करता है ए को और बी करता है बी और सी को। तो यानी कि दोनों डिवीजन के लिए अलग अलग मैनेजर भी रखे हुए हैं। जो सीओडीएम है द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट यानी कि ए और फूड एंड ग्रोसरी, उसको रिव्यू करता है सीओडीएम। तो मुझे बताओ सेगमेंट कितने हो गए? सेगमेंट हो गए साहब 2। हेल्थ केयर प्रोडक्ट का एक सेगमेंट हो गया, फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट का एक सेगमेंट हो गया, बिकॉज सीओडीएम भी उसी तरीके से उनको रिव्यू कर रहा है। आपके पास डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है उन सभी की। तो यानी कि रेवेन्यू वगैरह अलग से आइडेंटिफाइबल होगा। एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड करता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड 3 महीने, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड 1 महीना, फिनिश प्रोडक्ट 5 महीने, डेटर्स 5 महीने, ट्रेड पेपर ऑफ द कंपनी 12.5। तो बताओ ऑपरेटिंग साइकिल कितनी होगी? ऑपरेटिंग साइकिल होगा इनका टोटल 5 5 10 और 3 और 1 4। तो 14 मंथ की क्या हो गई आपकी ऑपरेटिंग साइकिल निकल करके आ गई 14 मंथ की। मैं जरा कैलकुलेटर ले लूं। तो 14 मंथ की आपकी ऑपरेटिंग साइकिल निकल करके आ गई। फिर उसके बाद वो कहता है एबीसी लिमिटेड ओन करता है 30% शेयर कैपिटल ऑफ एक्स वाई जी। तो यहां बना लेते हैं इसका चार्ट। एबीसी ओन करता है एक्स वाई जी के अंदर 30% और एक्स वाई जी फिर आगे होल्ड करता है सब्सिडरी पी क्यू आर के अंदर कितना? 70%। फिर उसके बाद आगे वो होल्ड करता है एल एम एन। एक्स वाई जी 30% एल एम एन में होल्ड करता है, यानी कि पी क्यू आर क्या हो गई एक्स वाई जी की सब्सिडरी हो गई और एल एम एन क्या हो गया इसका एसोसिएट हो गया। तो सबसे पहले तो क्या एबीसी और पी क्यू आर रिलेटेड है? द आंसर इज यस, ये रिलेटेड होंगे क्योंकि जो एसोसिएट है, अगर आपके एसोसिएट की सब्सिडरी है वो आपके रिलेटेड होती है। बट एसोसिएट, अच्छा एक्स वाई जी भी क्या है? एक्स वाई जी एबीसी का एसोसिएट है। तो अगर जो एसोसिएट की सब्सिडरी होती है वो आपके रिलेटेड है, लेकिन एसोसिएट का एसोसिएट आपका रिलेटेड नहीं होता, तो क्या एबीसी और एलएमएन रिलेटेड है? तो द आंसर इज नॉट रिलेटेड, कि वो रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड। वो कहता है ऑपरेटिंग साइकिल बताओ कितनी थी? तो वो आंसर था जी आपका 14 महीने की थी। क्लासिफिकेशन बताओ ट्रेड पेबल की। तो ट्रेड पेबल कब रियलाइज हो जाते हैं? ट्रेड पेबल 12.5 महीने में रियलाइज हो जाते हैं, जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आ रहा है। तो देयरफॉर करंट लायबिलिटी हो गई ट्रेड पेबल की क्लासिफिकेशन। हाउ मेनी ऑपरेटिंग सेगमेंट डज एबीसी हैव? तो हमने कितने निकाले थे? 2 सेगमेंट हमने निकाले थे एबीसी के। तो 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं, 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट इज फूड एंड ग्रोसरी नहीं, 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट हेल्थ केयर एंड फूड, यस जी 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट है। सेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो गलत है। तो एबीसी लिमिटेड को डिस्क्लोज करना है अपनी ट्रांजेक्शन पीक्यूआर के साथ सेपरेट फाइनेंशियल में। तो एबीसी और पीक्यूआर, हाँ जी एबीसी पीक्यूआर रिलेटेड है तो करनी है, ये तो सही हो गई बात। पीक्यूआर रिलेटेड टू एबीसी बिकॉज पीक्यूआर इज द सब्सिडरी, तो ये बात तो सही है। एबीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ट्रांजेक्शन विद एलएमएन क्योंकि वो एसोसिएट है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। एलएमएन रिलेटेड नहीं है एबीसी को बिकॉज एबीसी नॉट एबल टू एक्सरसाइज, ये बात भी सही है। पीक्यूआर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ट्रांजेक्शन विद एबीसी, हाँ पीक्यूआर को भी करनी है क्योंकि एबीसी और पीक्यूआर आपस में रिलेटेड है, तो ये बात भी सही है बिकॉज एबीसी रिलेटेड पार्टी। बट एलएमएन को रिक्वायर्ड नहीं है, हाँ भाई एलएमएन को रिक्वायर्ड नहीं है। एबीसी शुड नॉट डिस्क्लोज ट्रांजेक्शन विद पीक्यूआर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बी लिमिटेड इंगेज इन मैनी बिजनेस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एंड फिटनेस क्लब एंड स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो पहला पॉइंट उसने देखा है जिम्नास्टिक एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू मेंबर to provide access to its gym
फॉर अ 12 month पीरियड 4500 पर मंथ द मेंबर कैन कैंसिल हिज और हर मेंबरशिप विदाउट पेनल्टी आफ्टर 3 month। तो 3 महीने का क्या हो गया, नॉन कैंसिलेबल पीरियड हो गया, नॉन कैंसिलेबल पीरियड हो गया 3 महीने का। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी क्या हो गया, यही आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो गया 3 महीने का। फिर उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है बी लिमिटेड के लिए। पूरी फुल कैपेसिटी है 10,000 लेबर आवर की, नॉर्मल कैपेसिटी है 75,000 लेबर आवर की, और एक्चुअल कैपेसिटी है 6500 लेबर आवर्स की। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 1500। तो फिक्स के लिए क्या लोगे, नॉर्मल और एक्चुअल, विच एवर इज हायर, जो कि निकल कर आता है 7500। तो रेट निकाल लो। तो रेट एब्जॉर्प्शन रेट कितना निकल कर आएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 7500 इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 7500, तो 0.2 पर आवर। फिर वेरिएबल ओवरहेड हुए 2600 रुपए के, तो 2600 का इसका भी रेट निकाल लो, 2600 डिवाइडेड बाय 6500, 0.4 पर आवर। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 2500 यूनिट्स की। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है भाई, ये पूरी बन चुकी होगी, इस पे जो खर्चे होने थे वो सब हो चुके। यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी करी है, 6500 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी है, और बेची कितनी है 6700। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 2500 यूनिट्स का, आपने प्रोड्यूस करी 6500, आपने बेच दी 6700, तो आपके पास बच कितनी गई, 2500 प्लस 6500 माइनस 6700, आपके पास बच गई होंगी 2300। ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है इन यूनिट्स। वो कहता है फीफो मेथड आपको लगा करके चलना है। तो इसका मतलब जो 23 तो बची हुई है आपकी, वो सारी की सारी इसमें से बची हुई है, क्योंकि 25 तो बिक गई होगी ना, जो पहले आया तो पहले चला गया होगा। वट इज द कॉन्ट्रैक्ट टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर बाय जिम, तो वो आंसर था 3 महीने, क्योंकि ये था आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अलोकेटेड टू यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो यूनिट आपने प्रोड्यूस कितनी करी है, यूनिट प्रोड्यूस करी है 6500, आपने यूनिट प्रोड्यूस करी है। तो आपका पर यूनिट का रेट कितना है, पर यूनिट का रेट है 0.2, तो 6500 पे 0.2 आप एब्जॉर्ब करा जाओगे, तो 65 इंटू 0.2, 1300 रुपीज आपने एब्जॉर्ब करा दिए फिक्स ओवरहेड के। टोटल फिक्स एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रिकॉग्नाइज एट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर द ईयर। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी है कितनी की, 2300 यूनिट्स की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो आप कहोगे फिक्स का रेट कितना है, फिक्स का रेट है 0.2, वेरिएबल का रेट है 0.4, तो 0.2 प्लस 0.4, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 2300 यूनिट्स, 0.2 प्लस 0.4 इंटू 2300, तो ये निकल करके आता है 1380 रुपए। कितने रुपए आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं। वट विल द अमाउंट एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, में कितना खर्चा जाएगा। तो देखो आपके टोटल ओवरहेड कितने थे, आपके टोटल ओवरहेड थे 1500 और 2600, 1500 प्लस 2600 कितना होता है, ये 1500 प्लस 2600 होता है 4100, माइनस आपने एब्जॉर्ब कितने करा लिए, माइनस आपने एब्जॉर्ब कितने कराए होंगे, जितनी यूनिट आपने बना ली भाई 6500 यूनिट पे आपने दोनों को एब्जॉर्ब करा लिया, 6500 यूनिट पे आपने दोनों को एब्जॉर्ब करा लिया, तो 6500 इंटू 0.4 प्लस 0.2, तो 6500 इंटू 0.6, तो 3900 आपने एब्जॉर्ब करा लिए। तो 200 आपके अंडर एब्जॉर्ब बच गए, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अंडर एब्जॉर्ब। फिर उसके बाद जो माल बिक गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो भी कहाँ जाएगा, वो भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। माल कितना बिका है, माल बिका है 6700। अब इस 6700 में से एक तो बिका होगा 2300 जो ओपनिंग था, और बैलेंस बिका होगा जो आपने इस साल बनाई। तो 67 में से 23 चला गया, 23 था ना, ओपनिंग यूनिट कितनी थी 25, सॉरी 25, तो 67 में से 25 चला गया, तो 4200 यूनिट्स जो हैं आपने इस साल बनाई और इसी साल ही बेच दी। सर आपने ये माइनस क्यों करा ओपनिंग वाला, क्योंकि उसने फीफो मेथड बोला है, उसने फीफो मेथड बोला, अगर लीफो बोलता तो चीजें बदल जाती। एनीवे फीफो मेथड बोला है,
तो हमने कहा कि साहब अगर फीफो मेथड है तो जो पहले आया होगा वो पहले बिका होगा, तो 6700 में से 2500 यूनिट तो पहले ही बिक गई, और जो ओपनिंग वाली थी वो बिक गई होंगी क्योंकि वो पहले से पड़ी हुई थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर उसके बाद बाकी की यूनिट किस में से बिकी होंगी, 6500 में से। और जब ये बिकी होंगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहाँ गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गया होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनका कितना आएगा, इनका आएगा 4200 इंटू 0.6, 4200 इंटू 0.6, 2520। तो 2520 भी P&L में गया एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और वो भी गया 200 भी गया अनअब्जॉर्ब करके, तो 2720 टोटल आपका P&L में गया। यहाँ पे एक गलत प्रिंटिंग हो रखी है, 2720 आंसर आएगा। टोटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2720 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई साहब आपके ओवरहेड हैं कितने के, आपके ओवरहेड हैं 1500 और 2600 के, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में कितने बचे हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक में बचे हुए हैं 1380 रुपए के, जो अभी P&L में नहीं गए। तो बाकी कहाँ चले गए होंगे, P&L के अंदर 1500 प्लस 2600 माइनस 1380, तो 2720। तो भी यही आंसर आ जाएगा 2720। सिंपल सी बात है भाई, आपके पास टोटल ओवरहेड कितने के थे, टोटल ओवरहेड थे इतने रुपए के, इतने के ओवरहेड अभी आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होने का मतलब हो गया कि भाई ये P&L में नहीं गए, अभी ये बैलेंस शीट के अंदर है। तो जो अगर टोटल इतने में से इतने बैलेंस शीट में है तो इतने P&L के अंदर होंगे। और अगर कोई डिटेल में पूछे तो डिटेल में ये है डिटेल कि वो कैसे P&L के अंदर गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो नंबर 3, जेड लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है और प्रिपेयर करती है, प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS के हिसाब से। उसने सेल ऑफ गुड्स करी कस्टमर को 45 दिन के क्रेडिट पे, एंड द कस्टमर आर एंटाइटल्ड टू कैश डिस्काउंट ऑफ 2% पर एनम, अगर वो पहले पैसे दे दे और ब्याज लगेगा अगर बाद में देता है। उसने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, गुड्स आर कैरिड इन लार्ज कंटेनर फॉर डिलीवरी to the dealer destination. All dealer are required to deposit a fixed amount of 10,000 security deposit for the container, जो रिटर्न होते हैं only when the contract with the company terminate। तो यानी कि Z लिमिटेड को पैसा मिलता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए से, टू SG इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और टू डेफर्ड इनकम जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी ये एंट्री करती होगी जेड लिमिटेड, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। अगर वो कहता है ब्रोकन कंडीशन में होंगे तो फिर हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद उसके इंटरेस्ट इन एसोसिएट्स उसने दे रखे हैं कि इक्विटी शेयर है, एक ही एसोसिएट के अंदर उसने इक्विटी शेयर भी है, उसके पास प्रेफरेंस शेयर भी है, और कुछ लॉन्ग टर्म लोन भी है। और ये लॉन्ग टर्म लोन जो है नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है एसोसिएट की। और प्रेफरेंस शेयर जो है वो मेजर करते हैं फेयर वैल्यू पे एज पर 109, और ये भी मेजर होते हैं एज पर 109। ठीक है जी, 25% ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन पे लगती है, और इनका बैलेंसेज आपको दे रखे हैं। फिर इनके अंदर 109 की अकाउंटिंग के हिसाब से जो जो फेयर वैल्यू चेंजेस हुए वो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट में आपको दे रखे हैं। एंड फिर इक्विटी शेयर का लॉस आपको दे रखा है, जो आपको एसोसिएट के अंदर लॉस हुआ है वो। तो आप कैसे करते हो, आप लिखते हो इक्विटी, क्या हायरार्की है इक्विटी, इक्विटी के बाद आप करते हो प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के बाद आप करोगे लोन। बैलेंस कितना गिवन है, इक्विटी का बैलेंस है 10 लाख, प्रेफरेंस का 5 और फिर 3, और फिर 3। फिर सबसे पहले इंड AS 109 लगाओगे। 109 कहता है, इस पे तो नहीं लगेगा, कॉस्ट है, इक्विटी मेथड है, कॉस्ट पे होगा ये 50,000, ये माइनस कर दो, और 50,000 ये माइनस कर दो, क्योंकि उसने कहा है फेयर वैल्यू लॉस हो रखा है आपको 109 का। तो ये हो गया 10 लाख, और प्रेफरेंस शेयर हो गए 4.5 लाख, और ये हो गए 2.5 लाख। फिर उसके बाद सबसे पहले एसोसिएट का लॉस कहाँ जाएगा, वो इक्विटी से माइनस होगा। तो 16 में से 10 लाख यहां से माइनस हो जाएंगे, कितने बच गए 6 लाख, 6 में से 4.5 लाख यहां से माइनस हो जाएंगे, कितने बच गए 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख यहां से माइनस हो जाएंगे, और ये कितने बच गए 1 लाख। इस तरीके से एसोसिएट का लॉस जो है आप एडजस्ट करके चलोगे। तो कहता है 1 to 5 में कोई इंपेयरमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं था, डज नॉट हैव लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। आपको आंसर बताने हैं। व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल किस में दिखेंगे, करंट फाइनेंशियल एसेट के अंदर दिखेंगे, नॉन करंट तो नहीं दिखेंगे,
करंट नॉन फाइनेंशियल एसेट भी नहीं दिखेंगे, तो करंट फाइनेंशियल एसेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल दिखेंगे। वो कहता है डिपॉजिट कैसे दिखेंगे, व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ सच डिपॉजिट इन द बुक्स ऑफ डीलर। क्योंकि डीलर ने क्या एंटर करी होगी, डीलर ने एंटर करी होगी सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक 10,000, और यहाँ पे क्या करा होगा उसने, डेफर्ड एक्सपेंस, जिसको वो अमोर्टाइज करेगा, ये प्रेजेंट वैल्यू पे। तो कह रहा है कि डीलर अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को कहाँ दिखाएगा, तो डीलर के लिए क्या है, ये एसेट है, तो क्या वो क्या ये एक फाइनेंशियल एसेट है, हाँ, तो सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल वाले तो दोनों ही काट दो। अब नॉन करंट है या करंट है, तो भाई साहब उसका टर्म ज्यादा है, तो इसलिए वो क्या है, नॉन करंट है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एसोसिएट एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो आपका इक्विटी कितना आ रहा था, नील आ रहा था। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटरेस्ट कितना आ रहा था, वो भी नील आ रहा था। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन कितना आ रहा था, लोन आपका बैलेंस आ रहा था 1,00,000 रुपए का। फिर उसके बाद ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपना जो एमसीक्यू पार्ट था वो ओवर होता है, बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है आपका कंसोलिडेशन का। एच लिमिटेड कंपनी है और उसके पास एक सब्सिडरी है एस लिमिटेड और ए लिमिटेड। एस लिमिटेड के कितने शेयर हैं, 14,000, और ए के कितने हैं, 4,000। इसके शेयर हैं 20,000 और 10,000, तो यानी कि इसके पास हो गए इसके 70% और इसके कितने हो गए 40%। 40%। तो पहले पेज इंसर्ट कर ले क्या, हाँ सर पेज इंसर्ट कर लो तभी तो क्वेश्चन होगा। आओ जरा, सबसे पहले फोटो बना देते हैं। 1 अप्रैल और 31 मार्च, जल्दी से बताओ। उसने बोला है 31 अक्टूबर को एस को एक्वायर करा है, तब रिटेन अर्निंग थी 5,00,000 रुपए की, और 30 जून को ए को एक्वायर करा है, तब रिटेन अर्निंग थी 1,75 की। तो एक डेट है आपकी 31 अक्टूबर की, यहाँ पे रिटेन अर्निंग गिवन है 5,00,000 रुपए की, और एक डेट गिवन है आपको कब की, 30 जून की, तो पहले की हो गई ना वो, तो फिर 30 जून की। और यहाँ पे रिटेन अर्निंग कितने की गिवन है, 1,75,000 रुपए की। 1,75,000 रुपए की आपको रिटेन अर्निंग यहाँ पर गिवन है। फिर उसके बाद उसने क्या क्या बोला है, उसने बोला है कि इन्वेंट्री जो ए की है उसके अंदर 60,000 है जो एच ने बेचे हैं, और कॉस्ट प्लस 20% पे बेचे। तो यहां पर एच ने ए को माल बेच रखा है 60,000, और कॉस्ट प्लस 20% पे बेच रखा है, ए उसका एसोसिएट है। फिर उसके बाद वो कहता है ट्रेड पेबल ऑफ एच 25,000 है टू ए, इसका आपको कुछ करना ही नहीं क्योंकि एसोसिएट का आप इंटर कंपनी एलिमिनेशन करते ही नहीं हो। गुडविल को वो कहता है इंपेयर कर देना, और द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ए एक्सीड कैरिंग अमाउंट, यानी कि ए की इन्वेस्टमेंट इंपेयर नहीं होनी है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पसना पीएसएनए पे है, तो वो कहता है गुडविल को इंपेयर कर दो, और एनसीआई पीएसएनए पे है। फिर उसके बाद तो कहता है 10% डिविडेंड एच और एस ने दिया है, और ए ने 15% दिया है ईयर 1-2 का। तो यानी कि इस साल का डिविडेंड है। मुझे बताओ वो कब डिक्लेयर हुआ होगा, ऑब्वियसली वो अगर कोई डेट नहीं बता रहा तो वो यही डिक्लेयर हुआ होगा ना, पहले ही साल थोड़ा ना इस साल का डिविडेंड वो डिक्लेयर कर देगा। तो 10 और 15, तो यानी कि एच एस और ए, इसने दिया 10% का डिविडेंड और ए ने दिया है 15% का डिविडेंड, ठीक है। और एस ने बोनस इश्यू भी दिए हैं 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। एस ने बोनस दिए हैं 1:2 का। कब दिया है, 31 मार्च को दिया है, ये यहाँ पे लिख देते हैं 31 मार्च को बोनस दिया हुआ। वो कहता है डिविडेंड वर डिक्लेयर बट नॉट अकाउंटेड बाय ऑल दिस कंपनी इन देयर बुक्स बिफोर द ईयर एंड। सिमिलरली बोनस इश्यूड बाय एस्टिमेटेड नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2002। तो कहता है इसकी भी अकाउंटिंग नहीं हो रखी और इसकी भी अकाउंटिंग नहीं हो रखी। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे लिख दी ताकि करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आओ जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉल्यूशन। एस लिमिटेड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ऑन डीओए, आफ्टर डीओए और टोटल उसने आपको बताया है, गिवन है कितने का प्रॉफिट था ऑन डीओए, 5,00,000 रुपए का प्रॉफिट था। और आफ्टर डीओए कहाँ गया ये रहा 7.5 लाख, तो यानी कि 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया होगा।
टोटल हो गया 7.5 लाख रुपए। अब उसने बोला है डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं कर रखी, तो आप कर दो कंसोल एडजस्टमेंट डिविडेंड। एस ने कितना दिया है 10%, कैपिटल कितनी है एस की, कैपिटल है 2 लाख रुपए की, तो 20,000 रुपए का डिविडेंड हो गया। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हम तो डिविडेंड ऐड करते थे, आप ये क्या करा रहे हो, हमने तो वैसे पढ़ा हुआ है। तो कई कई लोग उस तरीके से सोचते हैं, तो मैं दोनों तरीके से करा दूंगा। पहले इससे समझ लो, फिर मैं उसी के अंदर दूसरा तरीका भी करा दूंगा कि उससे करते तो कैसे करते। तो ये आ गया 5 लाख, और ये कितना आ गया, ये आ गया 2,30,000। मुझे बताओ एच का कितना और एनसीआई का कितना, 70 और 30, तो 2,30,000 का 70% निकल कर आया 1,61,000, और डिवाइड बाय 0.7 इंटू 0.3, ये निकल कर आया 69,000, ये निकल करके आया। ठीक, उसके बाद आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप लेते हो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बताओ मुझे जरा कितने की गिवन है एस के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ये 5,60,000 रुपए, 5,60,000। फिर एनसीआई की वैल्यू लेते हो, एनसीआई कितना है, पीएसएनए पे है, तो आपकी नेट एसेट कितने की होगी, कैपिटल 5 लाख रुपए की, और 2 लाख रुपए की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, ये नेट एसेट हो गई इसका 30%। तो 7 लाख का 30% हो गया 2,10,000, टोटल हो गया 5,60,000, 7,70,000 रुपए टोटल हो गया, माइनस नेट एसेट 7 लाख रुपए, यही की यही एज इट इज उतार दी। तो 70,000 रुपए क्या आ गई, ये आ गई मेरी गुडविल। ये आपने इम्पेयर कर रखी है फुली, उसने आपको क्वेश्चन में बताया। अब इसका इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाएगा, इसका इम्पेयरमेंट लॉस जाएगा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में। क्यों जाएगा, क्योंकि ये गुडविल पूरी की पूरी किसकी है, ये गुडविल पूरी की पूरी होल्डिंग कंपनी की है। सर कैसे पूरी की पूरी होल्डिंग कंपनी की है, तो देखो अगर 5,60,000 की इन्वेस्टमेंट है और मैं एनसीआई ना लूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,60,000। अब माइनस कर दो नेट एसेट के अंदर होल्डिंग का हिस्सा कितना है, 70% का हिस्सा है, तो 4,90,000 माइनस कर दो होल्डिंग का जो हिस्सा है, तो बताओ कितना आता है, माइनस 5,60,000। तो देखो 70,000 आता है। अगर मैं खाली गुडविल निकालू, किसकी, होल्डिंग की गुडविल निकालू, तो इसका मतलब जो आपको 70,000 आपने निकाली है वो सारी की सारी गुडविल किसकी है, वो सारी की सारी आपकी होल्डिंग की गुडविल है। इसलिए उसका इंपेयरमेंट भी कहां जाएगा, उसका इंपेयरमेंट सिर्फ सारा का सारा होल्डिंग के पास जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या निकालते हो, उसके बाद आप निकालते हो एनसीआई ऑन डीओए। एनसीआई कितना है, ऑन डीओए था साहब 2,10,000 रुपए का, और फिर उसके अंदर आप जोड़ देते हो पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट एनसीआई के कितने हैं, 69,000 के पोस्ट प्रॉफिट है, 69,000 के पोस्ट प्रॉफिट है, तो 2,79,000 का आपका क्या आ गया, आपका एनसीआई आ जाएगा 2,79,000 का। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप ए लिमिटेड की भी ऐसी ही डिटेल बनाते हो, ऑन डीओए और आफ्टर डीओए। ऑन डीओए उसने आपको कितने रिजर्व दिए हैं, उसने आपको रिजर्व दिए थे 1,75,000 रुपए के, लो जी 1,75,000 रुपए के, और बैलेंस शीट में उसने आपको 31 मार्च को कितने दिए हैं, 4,24,000 रुपए के। तो 4,24,000 माइनस 1,75,000, तो ये निकल कर आ गया 2,49,000। फिर उसके बाद उसने डिविडेंड नहीं दिया, तो आप रेक्टिफाई कर दो, उसने कितना डिविडेंड बांटा है साहब, उसने 15% डिविडेंड बांटा था, और उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल है 1,00,000 रुपए की, तो 15,000 रुपए का उसका डिविडेंड हो गया। तो लो जी 15,000 रुपए मैंने डिविडेंड के माइनस कर दिए, तो ये कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया 1,75,000, और 2,49,000 माइनस 15,000, तो 2,34,000। अब इसमें एच का हिस्सा कितना है, 40%, तो 2,34,000 इंटू 40% होता है 93,600। 93,600 ये आपका हिस्सा निकल कर आता है। इसकी जनरल एंट्री क्या करते हो, इसकी जनरल एंट्री करते हो इन्वेस्टमेंट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 93,600, 93,600। और बताओ और क्या क्या एडजस्टमेंट उसने दे रखी है। उसने एक इन्वेंटरी की एडजस्टमेंट भी आपको दे रखी है जो कंसोलिडेटेड रिजर्व में होगी। अच्छा, कैपिटल रिजर्व भी आपको निकालना पड़ेगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मुझे बताओ होल्डिंग का कितना दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस। होल्डिंग 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 का दे रखा है साहब 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए का बैलेंस होल्डिंग का दे रखा है। अब इसके अंदर आपको डिविडेंड, क्योंकि आपने बोला, आपने क्या करा है, आपने यहां पर 20,000 रुपए बंटवाए हैं डिविडेंड के। अगर उसने बांटे हैं, रेक्टिफाई करवाया है, उसने बांटा है, तो एच को मिला भी होगा। तो एच को दिलवा दो डिविडेंड। 20,000 का कितना आएगा उसके हिस्से में, 70%, 14,000 रुपए। और फिर उसके बाद आपने डिविडेंड ए से भी बंटवाया था, तो ए ने कितना डिविडेंड बांटा, 15,000। उसका हिस्सा इसको भी मिलेगा 40%, तो 6,000। 6,000 रुपए का हिस्सा इसको भी मिलेगा। फिर उसके बाद और बताओ और क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगी। पोस्ट प्रॉफिट मिलेंगे 1,61,000 के। पहले डिविडेंड की एडजस्टमेंट कर दो, माइनस डिविडेंड जो एच ने बांटा। एच ने कितना डिविडेंड बांटा होगा, 10% अपनी कैपिटल पे। उसकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए की कैपिटल है, तो 5 लाख रुपए का 10%, 50,000 रुपए का डिविडेंड उसने बांटा होगा। फिर उसके बाद और क्या क्या मिलेगा, एक गुडविल इंपेयरमेंट था, क्योंकि सारा का सारा एच के पास ही जाना था। मैंने आपको बताया तभी गुडविल सारी की सारी एच की है, तो सारा का सारा उसी के पास जाएगा। और बताओ पोस्ट प्रॉफिट भी था एस का। पोस्ट प्रॉफिट एस का कितना है, अभी तो निकाला था, 1,61,000। और ए का भी होगा, ये एस का है, ये ए का है। ए का निकाला है 93,600। फिर उसके बाद ओहो, हमने सीए कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाल लिया। ओ माय गॉड, दिमाग में वही चल रहा था, तो चलो कोई नहीं। ये है सीआरएस। अब एक बार ना गुडविल सीआर निकालना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कैपिटल रिजर्व है कि गुडविल है ए में। मैंने ध्यान नहीं दिया। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो आपने ए के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है, हमने ए के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 लाख रुपए की। माइनस नेट एसेट कितनी है, उसकी कैपिटल है 1 लाख रुपए की, और उसके प्रॉफिट्स हैं 1,75,000 रुपए के। 1 लाख प्लस 1,75,000, इसका 40% आपको मिलेगा, इसका 40%, 1,10,000। तो कैपिटल रिजर्व आ गया 10,000 रुपए का। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट 10,000 रुपए से टू कैपिटल रिजर्व 10,000 रुपए। तो आपको फिर ये यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व 10,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व भी आ जाएगा। फिर उसके बाद सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली। सर बोनस को नहीं ट्रीट करा, तो बोनस से ना दोस्त नेट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, इसकी होगी नो ट्रीटमेंट, क्योंकि नेट एसेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोनस की क्या एंट्री करते हो, बोनस की एंट्री करते हो रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो नेट एसेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। डिविडेंड उसने कहा था कि उन्होंने ट्रीट नहीं करा, तो हमने ट्रीट करा दिया। उसके बाद गुडविल आपने निकाल लिया, इनसे आपने निकाल लिया। एक ये एडजस्टमेंट रह गई कि एच ने माल बेच रखा है ए को, तो प्रॉफिट एच ने कमा रखा होगा, तो आप एच के प्रॉफिट को भी कम करोगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, इसकी क्या एंट्री, ये क्या अमाउंट आएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, क्योंकि ऑन कॉस्ट है ना 120 इंटू 20, तो 10,000 रुपए यहां से भी माइनस हो जाएंगे, लेकिन उसका 40% अपना शेयर माइनस करेगा ना, 4,000 रुपए ये माइनस करेगा। और इसकी एंट्री क्या करेगा, इसकी वो एंट्री करेगा अनरियलाइज प्रॉफिट की, कंसोलिडेटेड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 4,000, ये एंट्री करके चलेगा।
आओ जरा बताओ, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा? 9 लाख प्लस 14,000 प्लस 6,000 माइनस 50,000 माइनस 70,000 प्लस 1,61,000 प्लस 93,600 प्लस 10,000 माइनस 4,000, तो 10,60,600, 10,60,600 ये आ जाएगा आपका कंसोल्ड रिजर्व। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर ये रिजर्व एंड सरप्लस आपका दिखेगा। अगर कोई पूछे इन्वेस्टमेंट कितने की दिखेगी, तो इन्वेस्टमेंट थी कितने की? इन्वेस्टमेंट इन ए, एस तो एलिमिनेट कर दिया आपने, तो इन्वेस्टमेंट इन ए कितने की दिखेगी? तो साहब भाई साहब 1,00,000 रुपए की थी। उसके बाद आपने क्या क्या एंटी डलवाई मेरे से? आपने कहा 93,600 से बढ़ा दो, तो मैंने कहा लो बढ़ा दी, 93,600 से बढ़ा दी। और फिर 10,000 से बढ़ा दो और 4,000 से कम कर दो, तो मैंने कहा लो 10,000 से भी बढ़ा दी और 4,000 से कम कर दी, तो 1,00,000 प्लस 93,600 प्लस 10,000 माइनस 4,000, तो 1,99,600, 1,99,600 की आपकी इन्वेस्टमेंट इन ए दिखेगी इस तरीके से। बाकी मुझे लगता है बैलेंस शीट में देखो आपको ए को नहीं जोड़ना, एच और एस को ही जोड़ना है, क्योंकि ए आपका कंबाइन नहीं होगा, आपका एच और एस ही कंबाइन होगा। इन्वेस्टमेंट आपकी कट जाएगी, ये मैंने बता दिया कितनी आएगी। गुडविल आपकी नील आएगी क्योंकि इंपेयरमेंट कर दी। ये इन्वेंट्री, लेकिन इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस मत करना, क्योंकि आपने ये जोड़ी नहीं, इसको आप जोड़ ही नहीं रहे ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको डिविडेंड की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्या क्या करनी पड़ेंगी ये सब मैं यहां बता देता हूं। दोनों का कैश जोड़ना पड़ेगा और ये वाला कैश ऐड होगा, ये वाला कैश ऐड होगा, ये वाला कैश लेस होगा, और आपका आंसर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी आ जाएगा। और क्या है? बस बोरोइंग इन दोनों की जोड़ना और ट्रेड पेबल भी इन दोनों के जोड़ना, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। किसी से ना हो तो फिर वो मुझे रीच आउट कर सकता है, मैं उसकी मैच भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये सब करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अच्छा एक चीज भाई, कई लोग ना ऐसे करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम तो यहाँ पे कभी डिविडेंड की एडजस्टमेंट करते ही नहीं, आप पता नहीं ये नई चीज कहाँ से ले आए हो, और फिर प्री और पोस्ट में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले प्री और पोस्ट की बात सुनो भाई। अगर वो कह रहा है इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर करा है, तो आप बताओ आपके दिल से क्या आवाज आ रही है कि यहीं कर दिया होगा उसने डिविडेंड डिक्लेयर? नहीं ना, उसने यहां पे आके करा होगा ना, बाद में, पोस्ट एक्विजिशन है। फिर उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि साहब हम यहाँ पे डिविडेंड लिखते ही नहीं, तो अगर आप यहाँ पे डिविडेंड नहीं लिखोगे तो सॉल्यूशन में क्या क्या बदलाव होगा? फिर इसका मतलब आप ये 20,000 दोगे ही नहीं। अगर आप ये 20 दोगे ही नहीं तो यहाँ पे कितना हो गया? 2.5 लाख। अब ध्यान से सुनना, आप ये बोल रहे हो हमने 20,000 बांटा ही नहीं। अब ये 1,61 की जगह क्या आएगा? ये आएगा 2.5 लाख का 70%, 1,75, और 2.5 लाख का 30%, 75,000। अब क्योंकि आपने डिविडेंड की गलती ठीक नहीं करी, तो अभी ये क्या है? ये 2.5 लाख क्या है? ये है विद गलती। ये भी क्या है? ये है विद गलती। और 75,000 भी क्या है? ये है विद गलती। सर क्यों गलती? क्योंकि उसने डिविडेंड को बांट तो दिया, जनरल एंट्री नहीं डाल रखी, और आपने ठीक भी नहीं करा। मैंने तो ठीक करा था, आप बोले कि नहीं हमें इसके बिना समझाओ, तो मैंने कहा लो मैं नहीं करते ठीक। अगर आपने ठीक नहीं करा तो 2.5 लाख क्या हो गया? ये गलती के साथ है। ये क्या हो गया? ये भी गलती के साथ है, और ये भी क्या है? ये भी गलती के साथ है। अब ये 1,75 आपका कहां आ जाएगा? ये यहां आ जाएगा 1,75। हाँ साहब यहां आ जाएगा 1,75। आओ जरा गलती ठीक करते हैं। मुझे जरा एक बात बताओ, अगर आपने यहां बोला कि हमने तो डिविडेंड बांटा ही नहीं, भाई एक्चुअली में आप बांट चुके हो, अकाउंटिंग में नहीं बांटा, अकाउंटिंग में नहीं बांटा, तो आप फिर ये भी तो बोलोगे कि एच को डिविडेंड मिला ही नहीं। फिर आप यहाँ पे ये 14,000 भी काट दोगे और इसकी जगह 0 लिखोगे, क्योंकि आपने अगर बांटा है नहीं तो इसको मिला नहीं। फिर उसके बाद आपने कहा कि इस 75 में भी गलती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल रखा है कि हमने डिविडेंड बांटा ही नहीं। बट आप माइनॉरिटी की किताबें बना ही नहीं रहे, तो आप माइनॉरिटी को कहां से माइनस करोगे? तो इसलिए आपको माइनॉरिटी को यहां जाके ठीक करना पड़ेगा। कहां निकाला है हमने माइनॉरिटी? सॉरी एनसीआई। तो आपको यहां जाके ठीक करना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2,10,000। आप कहोगे देखो तुम्हें 75,000 दिए, लेकिन हम तुम्हें एक्चुअली में ऑलरेडी, तुम्हारा हिस्सा कितना बनता है डिविडेंड का? 20,000 का 30%, 6,000 रुपए।
हम तुम्हें एक्चुअली में 6,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, अपने बैंक अकाउंट में जाके चेक करो। वो तो ये 75,000 गलत है। अब या तो इस 75,000 की गलती को एनसीआई की किताबों में ठीक करो, वो आप बना नहीं रहे। होल्डिंग की तो आप बना रहे थे तो मैंने ठीक करा दी कि उसने बांटा नहीं, मैंने लिया नहीं। बट आप इनको नहीं बना रहे, एनसीआई को नहीं बना रहे, तो आप उनकी किताबों में कैसे ठीक करोगे? तो मैंने कहा कि 6,000 यही ठीक करने पड़ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये 279 ही आ जाएगा, ये 279 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद अब बताओ सॉल्यूशन में कहां कहां चेंज हुआ। यहां तो ये सब तो एज इट इज चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बताओ, अब देखो 9,14,000 में ऐड नहीं कर रहा, प्लस 6,000 माइनस 50,000 माइनस 70,000 प्लस 1,75,000 प्लस 93,600 प्लस 10,000 माइनस 4,000, तो 10,60,600 अभी भी आ रहा है। 10,60,600 अभी भी आ रहा है। तो देखो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। एक तीसरा तरीका भी है, मैं वो बताऊंगा नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है क्लैरिटी, कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पूरे कंसोलिडेशन में बस एक ही स्टेप याद रखना है, सारे कंसोलिडेशन में एक ही स्टेप याद रखना है कि डीओए पे नेट एसेट कितने थे, डेट्स इट। उसके अलावा कोई दूसरा स्टेप नहीं है। इस दिन नेट एसेट कितने थे, जिसने इस दिन नेट एसेट निकालने सीख लिए वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इंड एस के हिसाब से आराम से बना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आप बैलेंस शीट बना लेना, अच्छे तो आंसर आप बैलेंस शीट बना लेना, और अगर किसी से ना बने तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, हम वहां पे आपकी हेल्प करा देंगे। बाकी कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात आएगी। आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड मेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट whose detail are described below, make necessary journal entry for accounting for deposit in the first and the last year, assume market rate of interest कितना है 12%। तो ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट किसके लिए दिया है? लीज पीरियड यानी कि लीजेस के लिए आपने दिया है, और फैक्टर है 567427। चलो यही कर लेते हैं फिर एंट्री। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट कितने रुपए से? 10 लाख इंटू 0.567427 डेबिट। 10 लाख इंटू 0.567427, तो 5,67,427। और ROU राइट टू यूज एसेट टू बैंक, पेमेंट कितने की करी है? 10 लाख रुपए की, माइनस 10 लाख 4,32,573, इतने की आपने पेमेंट करी है। अब इस पे आप अपनी इंटरेस्ट इनकम बुक करते चले जाओगे, और इसको आप डेप्रीशिएट करते जाओगे लीज पीरियड में। कितने लीज पीरियड है? 5 सालों के अंदर डेप्रीशिएट करते जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर 1 जनवरी को इशू करते हैं 10 ईयर बॉन्ड फॉर ₹10 लाख बियरिंग इंटरेस्ट 10% पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। ठीक है, द बॉन्ड और रीपेबल ऑन 31 दिसंबर 2019। तो 2010 में इशू करा था, 2019 तो 11 साल हो गए, 10 लाख रुपए। नो कॉस्ट और फीस आर इनकर्ड। इफेक्टिव EIR कितना था? 10% था। 1 जनवरी 2005 के अंदर आपने क्या करा? मॉडिफिकेशन कर दी टर्म में। तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले 10% टेस्ट लगा के कि क्या ये एक्सटिंग्विशमेंट है या ये रीमेजरमेंट है। तो टर्म एक्सटेंड कर दी टू 2051। तो यानी कि अगर मैं बोलूं ये 2010 था और ये 2019 था और ये 2015 हो गया, तो 15 से ये हो गया 2021, तो यानी कि 7 ईयर्स हो गए ना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हाँ 7 ईयर्स हो गए। ठीक है साहब। इंटरेस्ट पेमेंट आर रिड्यूस टू 5% पर एनम, और बॉन्ड को रिडीम करना है 15 लाख पे। लीगल और अदर फीस कितनी लगेगी? 1 लाख रुपए की। आपको मार्केट रेट एक जब आपने मॉडिफिकेशन करी तब कितना हो चुका था? 11% हो चुका था। उसने आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बना के दे दिया, तो यानी कि 1 जनवरी को आपके बॉन्ड की वैल्यू इतनी आ रही थी। आपको गेन और लॉस निकालना है, तो सबसे पहले 10% टेस्ट करोगे। तो 10% टेस्ट के लिए आप क्या करोगे? आप ये निकालोगे कि बॉन्ड की मॉडिफाइड टर्म में वैल्यू क्या थी, बताओ जी कैसे निकालोगे? आप कहोगे 15 लाख रुपए देने हैं इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है, हाँ 10% का। ओल्ड रेट पे निकालना पड़ेगा, नॉट न्यू रेट, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप चेक कर रहे हो, तो चेक करते वक्त तो ओल्ड रेट से चेक करोगे कि कितना बदलाव आ गया। तो
तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 0.513158 इंटू 0.513158 प्लस ब्याज कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है 5% और फेस वैल्यू कितनी है 10 लाख, तो 50,000 हो गया। 50,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना है 4.868419, 4.868419 और प्लस आपने 1 लाख रुपए का खर्चा भी करा है इंटू 1, तो बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 15 लाख इंटू 0.513158 और 50,000 इंटू 4.868419 और 1 लाख प्लस 1 लाख, तो ये वैल्यू निकल कर आई है 11,13,157.95। तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना है 11,13,157.95 माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये आ गया 11.32%। तो ये ग्रेटर देन 10 है, तो यानी कि आप क्या करोगे, आप एक्सटिंग्विश अकाउंटिंग लगा के चलोगे। एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे न्यू लोन नया रेट और नई टर्म पे टू ओल्ड लोन। ओल्ड लोन किस पे जाएगा, उसकी कैरिंग वैल्यू पे, जो कि क्या है 10 लाख रुपए। न्यू लोन की वैल्यू क्या आएगी, न्यू लोन की वैल्यू इस 11% से आएगी, क्योंकि अब ये नया लोन हो गया तो आप नया रेट यूज करोगे। अब नए लोन की वैल्यू क्या आएगी, आपको 15 लाख रुपए देने हैं, आपको 15 लाख रुपए देने हैं इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.481658 0.481658 प्लस आपको 50,000 देने हैं, ये एन्युटी फैक्टर पे आएंगे 4.712196 4.712196 0.481658 इंटू 15 लाख, तो ये होता है 7,22,000 और 50,000 इंटू 50,000 इंटू 4.712196, तो 9,58,096.8 इतने रुपए की आपका न्यू लोन दिखेगा। 9,58,096.8 माइनस 10 लाख करूं तो गेन आ गया 2 P&L 41,903.2 का ये गेन आ गया। एंड उसके बाद आप एक एंट्री 1 लाख वाली भी डालोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए, तो नेट कितना हुआ माइनस 1 लाख का घाटा और प्लस 41,903.2, तो नेट आपको लॉस हो गया 58,096.8 का आपको नेट लॉस हो गया। और जरा कुछ आंसर्स भी मिला ले, हमने बड़ी देर से आंसर्स भी नहीं मिलाए। देखो जी ये दोनों मैच हो रहा है आपका, ये भी मैच हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर। आओ जरा 58097 हमने पॉइंट नहीं हटाया तो उनका, इससे राउंड ऑफ का फर्क आ गया 0.8 का। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन सपोज टू बी। कंपनी ए द पेरेंट कंपनी ऑफ ग्रुप कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी नेटवर्थ कितनी है 60 करोड़ 31 मार्च 2001। फॉलोइंग आर द अदर कंपनी, कंपनी बी है अनलिस्टेड कंपनी है, सब्सिडरी है ए की, तो ए के अंदर आती है बी, इसकी नेटवर्थ कितनी है 600 करोड़ और इसकी कितनी है 60 करोड़। और फिर उसके बाद कंपनी सी है, ये इसके अंदर आती है, इसकी नेटवर्थ है 150 करोड़। क्या इंडेक्स किस एबीसी पे लगेंगे, तो भाई साहब ए पे नहीं लगेंगे, सी पे नहीं लगेंगे, बी पे लग जाएंगे। क्योंकि बी पे लग जाएंगे तो पूरे ग्रुप पे लग जाएंगे, क्योंकि बी पे लग जाएंगे तो पूरे ग्रुप पे लग जाएंगे। बिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एबीसी के पास वेरियस अदर एसेट है, तो आपको ये बताना है। तो पहले वो कहता है ए लिमिटेड का ऑफिस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस, वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली के अंदर जो 15 माले की बिल्डिंग है, जिसमें से 3 फ्लोर ऑक्यूपाइड है ए के द्वारा, रिमेनिंग फ्लोर जो है वो रेंट पे दे रखे हैं दूसरी कंपनीज को। तो जो रेंट पे दे रखा है वो किसके लिए है,
वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। These arrangement are usually for the period of 3 years. Accordingly, A Limited such excess office space will continue to be let out for external party and have no plan। तो यानी कि वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया। फिर उसके बाद टाउनशिप के अंदर फ्लैट्स हैं, तो एज रिगार्ड टू टाउनशिप देयर आर 2000 फ्लैट है भाई साहब, क्या बात है, उस टाउनशिप के अंदर जो ए लिमिटेड के एम्प्लॉइज के पास, एम्प्लॉइज के लिए है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये तो पीपीई हो गया। Hence approximately 80% of the flat are allotted to employee, remaining flats यानी कि जो 20% है are either kept vacant or given on rent to other external party। तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया। A lease agreement signed between A Limited और individual party for 12 months being April to March, ठीक है। फिर लोकेशन 2 की बात कर लेते हैं, 1000 है लोकेशन 2 के अंदर, 400 एम्प्लॉय के पास है, तो ये हो गया पीपीई। गिवन ऑन रेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और 250 वैकेंट है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने वैकेंट एम्प्लॉय के लिए रख रखे हैं या फिर आपने किस रेंट पे देने के लिए रखे हैं। अगर एम्प्लॉय के लिए रखे हैं तो पीपी, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सिमिलरली हॉस्टल रूम है, 60 रूम है हॉस्टल में है जो लेट आउट कर रखे हैं जी को फॉर एकोमोडेशन फॉर देयर पर्सनल, तो जी लिमिटेड को दे रखा है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रेंट और कैपिटल एप्रिसिएशन, लीज एग्रीमेंट हर 11 महीने में रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक लैंड है, प्लॉट ऑफ लैंड है और एरिया मेनली लो है, गवर्नमेंट प्लान टू डेवलप, और हमने वो किसके लिए रख रखा है ये नहीं बताया, नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू विद द प्रॉपर्टी, और हमें लगता है वैल्यू एप्रिशिएट कर जाएगी, तो कैपिटल एप्रिसिएशन बोले तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लैंड को लीज आउट कर रखा है सी को फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और उसको लीज पे दे रखा है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पोर्शन ऑफ लैंड गिवन ऑन रेंट टू डी, जो कंस्ट्रक्ट करेगा पेट्रोल पंप और लीज करेंगे उसको 40 साल के लिए, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो आओ जरा अब ये पढ़ देना आप, इतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। डायरेक्टर ऑफ एच लिमिटेड विशेष टू रिकॉग्नाइज द मटेरियल डेफर्ड टैक्स एसेट इन रिलेशन टू 250 करोड़ ऑफ अनयूज्ड ट्रेडिंग लॉसेज जो एक्यूमुलेट होते हैं 31 मार्च को। उनके पास बजटेड प्रॉफिट तो आ रखा है कितने का, 80 करोड़ का फॉर द ईयर मार्च 2002। डायरेक्टर ने फोरकास्ट करा है प्रॉफिट 20% से बढ़ जाएगा। द मार्केट इज करंटली डिप्रेस्ड, सेल ऑर्डर को देखते हुए लगता है लोअर लेवल पे है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2002, सेम पीरियड लगेगा इन एनी ऑफ द 5 ईयर। On extrapolating the sale order book, it is noted that the improvement in the trading result may occur after the next couple of years to come at a position to of break even। तो यानी कि आपको कोई, हमें सेल ऑर्डर देखते हुए लग रहा है कि भाई साहब हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो बजटेड प्रॉफिट शेयर बाय द डायरेक्टर ऑफ एच लिमिटेड अपीयर टू बी लाइन विद द सेल ऑर्डर बुक। तो वो जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो उसकी टैक्स जुरिडिक्शन के हिसाब से उसको लॉसेस कब तक अलाउ दिए जाएंगे, 2 सालों तक। तो यानी कि बेनिफिट कब तक मिल सकता है, 2 सालों तक, और उन 2 सालों में आपको कोई प्रॉफिट होने नहीं वाला जिनसे आप ये बेनिफिट उठा पाओ। तो यानी कि आप कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। वो कहता है ए लिमिटेड ने परचेज करी एक एसेट 100 लाख की 1 अप्रैल को। यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 ईयर की है, जिसकी कोई आरवी नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 60, 40, 28। आपको इंपेयरमेंट लॉस बताना है हर एक साल में। तो 31 मार्च 2001 की बात कर लेते हैं। तो 100 लाख की थी अप्रैल के अंदर, 4 सालों की लाइफ थी, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि आरवी 0 थी, तो ये हो गया 25 का डेप्रिसिएशन लगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 75 की। रिकवरेबल अमाउंट था 60 का, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 15 लाख का इंपेयरमेंट लॉस निकल करके आ गया। फिर उसके बाद यही कैरिंग वैल्यू कंटिन्यू हुई होगी और बैलेंस डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 60 डिवाइडेड बाय बैलेंस लाइफ 3, तो 20 का डेप्रिसिएशन लगा। तो वैल्यू कितनी निकल कर आके आ गई, 40 की निकल करके आ गई। रिकवरेबल अमाउंट 40 का था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर उसके बाद 40 की वैल्यू कैरी हुई, 20 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 20 की वैल्यू निकल करके आ गई। अब वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो क्या 8 लाख रुपीस का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर दूं? द आंसर इज नो। आपको निकालना पड़ेगा कि अगर कोई इंपेयरमेंट ना होता तो वैल्यू आज कितनी होती। तो मुझे जरा बताओ, अगर कोई इंपेयरमेंट ना होता तो 25 का डेप्रिसिएशन, 25 का डेप्रिसिएशन और 25 का डेप्रिसिएशन, टोटल 75 का डेप्रिसिएशन लगता 3 सालों में, और आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आती, 25। तो आप मैक्सिमम लॉस कितना रिकवर कर सकते हो, 5 लाख रुपीस का मैक्सिमम लॉस जो है रिकवर कर सकते हो। फिर कंपनी एक्स जो है परचेज करती है 100 गोट्स एट एन ऑक्शन ऑफ 1 लाख ऑन 30 सितंबर 2001। सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करती है 1000 की, सिमिलर टू कॉस्ट एक्स। तो ठीक है, इसकी ना साथ के साथ ही एंट्री करते जाते। तो उसने गोट खरीदी, भाई सिंपल है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे दिखानी है। तो पहली एंट्री क्या करोगे आप, करोगे बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बताओ फेयर वैल्यू कितनी निकलेगी, 100 गोट्स की। तो 1 लाख रुपए की खरीदी, और उसने क्या बोला है, 2% की ऑक्शन फीस भी देनी है, सेलिंग फीस भी देनी है। तो 2000 यहां से माइनस हो गए और 1000 ट्रांसपोर्टेशन के माइनस हो गए।
ये आ गया 97,000, तो ये आ गया 97,000, 97,000। अच्छा एक बात बताओ, ये सेम क्वेश्चन ना आरटीपी में भी आया हुआ है आपके, मैंने वहां पे भी पूरा सॉल्व करा रखा है, आरटीपी 25 में ही आ रखा है। मैं आपको ना टाइम स्टैम्प दे दूंगा उसकी, कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वहां जाके टाइम स्टेप में ये क्वेश्चन पूरा देख सकते हो। वहां मैंने ये पूरा सॉल्व कर रखा है। थोड़ी मतलब बेफालतू का टाइम मुझे लग रहा है क्यों ही वेस्ट करना, जब सेम अटेम्प्ट में ही 2 क्वेश्चन आ गए तो आओ जरा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एंटिटी ए ने एंटर करा है एक कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के पास साथ टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लाइसेंस ए और बी, जो एंटिटी डिटरमाइन करता है टू रिप्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ईच सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। द स्टैंडअलोन प्राइस लाइसेंस ए और बी का कितना है, 16 और 20। तो सिंपल है, ए और बी का कितना है, 16 लाख और 20 लाख। ठीक, वो कहता है एंटिटी ए ट्रांसफर करती है बी को एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस ए को 1 मंथ लेटर। केस ए वेरिएबल अलोकेटेड एंटायरली टू वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो प्राइस जो है सेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइसेंस है वो फिक्स है 16 लाख रुपए। तो जब आप 1 महीने बाद ट्रांसफर करोगे तो इसका रेवेन्यू बुक हो जाएगा। लाइसेंस बी का किस पे है, फ्यूचर सेल्स के ऊपर है। और फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन एंटिटी एस्टिमेट करती है सेल बेस्ड रॉयल्टी कितनी होगी, 20 लाख रुपीज की। अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो देखो ट्रांजेक्शन वेरिएबल कंसिडरेशन को जब आप एलोकेट करते हो तो भाई अगर किसी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे वो है नंबर 2 और साथ में नंबर 2 कि अगर उसका एलोकेशन उसके स्टैंडअलोन प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आप पूरी की पूरी वेरिएबल कंसिडरेशन को उसी पीओ के ऊपर एलोकेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको एसओपी पे बांटना पड़ता है। तो यहाँ पर 16 लाख और 20 लाख दोनों ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्टैंडअलोन प्राइस को, तो आप बांट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये 20 लाख रुपए को आप कब बुक करोगे, जैसे जैसे सेल्स अकर होगी, और 16 लाख को जब आप ट्रांसफर कर दोगे पॉइंट इन टाइम पे। केस नंबर बी वो कहता है वेरिएबल कंसिडरेशन एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ एसओपी। तो फिक्स प्राइस कितना है, 6 लाख रुपीस का फिक्स प्राइस है। तो जो 6 लाख रुपए का फिक्स प्राइस है उसको आप इनकी रेशियो में बांट दो। टोटल कितना है, 36। तो 6 डिवाइडेड बाय 36, 36 इंटू 16 करोगे तो ये आ जाएगा 2.67 और -6 कर दिया तो ये आ जाएगा 3.33, टोटल 6। फिर उसके बाद एंटिटी ने एस्टिमेट करा है सेल बेस्ड रॉयल्टी कितनी होगी, 30 लाख, लेकिन लाइसेंस ए ट्रांसफर हुआ 3 महीने लेट बाद और पहले महीने की सेल कितनी हुई है, 4 लाख। तो जब 4 लाख की सेल हुई है तो 4 लाख को इनकी रेशियो में बांट दो। 4 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 16 ये होता है 1.77 -4 कर दिया तो 2.22 या 2322 कर दो और इसको 8 कर दो तो ये हो गया 4.0। इस रेशियो में आप बांट दोगे। एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन। ओहो ये तो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं आपको ना सार बता देता हूँ इसका। इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है कि भाई साहब वो कोई एक्सप्लोरेशन की कंपनी है, तो उन्होंने AS 21 जब लगाया था कंसोलिडेशन का, कंपनी जब उन्होंने एक्वायर करी थी, जब उस कंपनी पे AS लगते थे तो कोई राइट था उस कंपनी के पास जब उन्होंने एक्वायर करा था। पर ऐसे समझो एबीसी ने एक कंपनी को एक्वायर करा, एबीसी ने ये कंपनी खरीदी, मान लो XYZ जो भी नाम होगा, इस कंपनी के पास एक राइट था जो इसने अपनी किताबों में नहीं दिखा रखा था। तो एबीसी ने भी वो राइट अपनी किताबों में नहीं दिखाया, जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो गई। एसेट अगर नेट एसेट कम हो गई तो गुडविल ज्यादा हो गई, तो यानी कि इस राइट की वैल्यू कहां घुस गई, इस गुडविल में घुस गई। अब इंडेस के टाइम पे आप फर्स्ट टाइम जब अडॉप्शन कर रहे हो तो आप इसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। तो जब आप इसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करोगे तो इसकी वैल्यू कहां घुसी हुई है, इसकी वैल्यू गुडविल में घुसी हुई है। तो आप गुडविल से निकाल दोगे 2 गुडविल और 2 राइट को आप डेबिट कर दोगे, ये एंट्री आप पास कर दोगे, खत्म। ये है इस क्वेश्चन के अंदर, आप पूरा पढ़ लेना, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये वाला क्वेश्चन जो है एक अच्छा ये तो भाई उस पे है, क्या कहते हैं, एथिक्स के ऊपर है, थियोरेटिकल पार्ट है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आ जाओ, एन एंटिटी के पास 100 एम्प्लॉय हैं विच आर एंटाइटल्ड फॉर 5 वर्किंग डेज ऑफ पेड सिक लीव फॉर ईच ईयर। तो यहाँ पे जरा इसका चार्ट बना लो, ये देखो जी, आप इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो 31 मार्च, आप कहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो। यहां पर एंटिटी के पास कितनी लीव्स है, 200। वो कहता है 200 लीव्स है, कहां गई, 5 वर्किंग डेज है। सो हर एम्प्लॉय को कितने मिलते हैं, 5 दिन मिलते हैं। 100 एम्प्लॉय है तो यानी कि 500 छुट्टियां मिलती हैं। अनयूज्ड सिक लीव कैरी फॉरवर्ड होती है 1 साल तक। सिक लीव टेकन फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर एंटाइटलमेंट एंड देन बैलेंस बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर लीफो बेसिस पे। 31 मार्च को जिस दिन आप खड़े हो बैलेंस शीट बनाने के लिए,
अनयूज कितनी है 2 डेज पर एम्प्लॉय, तो 100 एम्प्लॉय है तो इंटू 2 कितना हो गया 200 लीव्स हो गई, तो यहाँ पर 200 लीव बची हुई है। तो वो कह रहे हैं कि यार पूरी की पूरी 200 का ही हम प्रोविजन बना ले खर्चे का, क्योंकि ये 200 लीव ये एम्प्लॉय नेक्स्ट ईयर लेगा, ये 200 लीव ये एम्प्लॉय नेक्स्ट ईयर ले सकता है, इस पे अधिकार है। तो यानी कि आपका आज का खर्चा है, तो कह रहे हैं कि 200 का खर्चा आज ही बुक कर ले, आप कह रहे हो नहीं, आप ये देखो इस 200 में से कितनी छुट्टियां ले सकता है। तो हमने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि 92 एम्प्लॉय जो है 5 दिन की लीव लेंगे, तो यानी कि 92 एम्प्लॉय 5 दिन की लीव लेंगे, कितना होता है 92 इंटू 5 460 डेज की लीव लेंगे, और बैलेंस 8 एम्प्लॉय 6.5 लेंगे, 8 एम्प्लॉय लेंगे 6.5, तो ये कितना होता है 6.5 इंटू 8 52 की ये लेंगे, और टोटल लीव इन्होंने कितनी ले ली 512 की लीव ले ली। उसने कहा था लीफो बेसिस पे चलता है, तो करंट एंटाइटलमेंट कितने मिलेगी 500 की, छुट्टियां कितनी ले ली 512, तो 12 कहां से ली होंगी 12 ऑब्वियसली यहीं से ली होंगी इस 200 में से। भाई यहाँ पे उसको मिली 500 छुट्टियां और इन सभी एम्प्लॉइज ने मिलके ले ली 512 छुट्टियां, तो जो 12 एक्स्ट्रा ली वो कहां से ली होंगी वो यहां से ली होंगी। तो आप इस दिन खड़े होके बोलोगे कि साहब 12 छुट्टियां यूज हो सकती हैं अगले साल तक, तो चलो आओ इनका प्रोविजन इस ईयर की बैलेंस शीट पे बना ले। तो आप यहां पर इनका प्रोविजन बनाओगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट करके टू प्रोविजन, इन 12 छुट्टियों का प्रोविजन बना करके चलोगे। फिर उसके बाद वो कहता है XYZ ने एंटर करा टेलीविजन लेने के लिए 2 मिलियन का, और इंक्रीज होगी कॉस्ट ऑफ इनपुट, उससे कितना कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गया 2.5 मिलियन, तो यानी कि आपको घाटा हो रहा है, अब आपको 0.5 मिलियन का घाटा हो रहा है टेलीविजन बेचने के अंदर, तो ये हो गया अर्नेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो अब आपको इतने का लॉस हो रहा है। द पेनल्टी फॉर नॉन परफॉर्मेंस कितनी है 0.25 मिलियन, 0.25 मिलियन अगर आप टेलीविजन नहीं देते तो इतने की आपको पेनल्टी लगेगी। मुझे जरा बताओ सारे इंडेस गए भाड़ में, नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिमाग लगा के कॉस्टिंग निकाल के बताओ, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, आपको लग रहा है फुलफिल करूंगा तो 0.5 मिलियन का चार्टा पड़ेगा, अगर भाग जाऊंगा रातों रात तो पुलिस वाले को 0.25 मिलियन देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे आप भाग जाओगे 0.25 मिलियन देके। तो अगर आप 0.25 मिलियन देके भाग जाओगे तो आपका एक्सपेक्टेड खर्चा कितना है 0.25 मिलियन का, तो इसी का आप क्या करोगे, इसी का आप क्या करोगे प्रोविजन बनाओगे, दैट्स इट, इतनी सिंपल सी ये बात है। आगे आ जाते हैं कैश फ्लो, इतना आसान क्वेश्चन है बताओ, इंटर लेवल पे भी नहीं पूछते कैश फ्लो का इतना आसान क्वेश्चन। आपको कैश फ्लो बनाना है इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेशन का, तो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करो, कितना है 83,000, फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 2000 ऐड कर दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और इंटरेस्ट पेड 3000 ऐड कर दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डेप्रीसिएशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और नॉन कैश भी कई लोग बोल देते हैं उस तरीके से, तो 7000, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 83,000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 7000, तो ये आ गया 95,000। फिर उसके बाद खाली ऑपरेटिंग ही निकालना है ना, तो पीपी में कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेंट्री 2001 से 2, तो इन्वेंट्री आपकी 3000 से 13000 से 12000 हो गई, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से घट गई 1000 रुपए से आपकी इन्वेंट्री घट गई, तो आपका कैश फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए 7000 से 10,000 हो गए, ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने हो गए 7000 से 10,000, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3000 रुपए से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, तो आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश फ्लो ही बना रहे हो, शेयर होल्डर फंड छोड़ दो, ऑपरेटिंग भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 8000 से 12000 पीपी के अंदर इंक्रीज हो गया 4000 रुपए का, तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। और 7 से 10 पेबल फॉर एक्सपेंसेस, अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी कितना बढ़ा था 3000 रुपए का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गए, तो इससे भी आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। तो ये कितना आया 95,000 प्लस 1000 माइनस 3000 प्लस 7000, तो ये निकल करके आ गया आपका 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद टैक्स दे रखा है 30,000, लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं दे रखी टैक्स के लिए ना, तो इतना ही टैक्स पे हुआ होगा, तो 30,000 का टैक्स पेड हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया टैक्स पेड, तो ये कितना आ गया 70,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 70,000। तो हमने सबसे ज्यादा टाइम कंसोलिडेशन पे लगाया और उसी पे लगाना बनता भी था। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कॉन्सेप्ट की।
एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एमटीपी की और रिविजनरी वीडियोस में। आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडेस पे रिविजनरी वीडियोस चाहिए तो वी विल कम अप विद दैट इंडेस और उसके अच्छे क्वेश्चंस को हम आपके साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको और कंसेप्ट क्लैरिटी मिले। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगा हो समझ ना आया हो या आपसे सॉल्व ना हो रहा हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। वी विल हेल्प यू इन दैट क्वेश्चन एज वेल और आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मदद करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।